बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास 12th रिवीजन सीरीज में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आर हेल एंड हार्टी, वेरी गुड एंड स्टडिंग टू योर बेस्ट। बिकॉज बच्चों, हम लोग आ गए हैं आप लोगों के लिए अगले 2 टॉपिक्स की रिविजन लेकर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं द लास्ट लेसन एंड द लॉस्ट स्प्रिंग। और ये दोनों टॉपिक्स बच्चे आप लोगों की फ्लेमिंगो बुक के लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 है। तो बच्चे, द लास्ट लेसन लकीली हमने हमारी सीरीज द लास्ट लेसन से शुरू नहीं करी। और उसके बाद बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग नाम का चैप्टर, जिसमें हम 2 बच्चों की कहानियां करेंगे, उनके एमसीक्यूज और फिर बच्चे उनके सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की इस क्लास को और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या कवर अप करना है। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने द 3rd लेवल और द टाइगर किंग किया था, और आज हम लोग द लास्ट लेसन एंड द लॉस्ट स्प्रिंग करने वाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले शुरू करते हैं द लास्ट लेसन से। बच्चे, द लास्ट लेसन इज रिटन बाय दिस मैन कॉल्ड अल्फोंस डॉडे। ठीक है, तो इनका नाम है अल्फोंस डॉडे, नाम डॉडेट है लेकिन डॉडे बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो बैकग्राउंड है स्टोरी का वो 1870 से 71 के टाइम का है। ये वो टाइम है बच्चे जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी, और जिसके अंदर जो हमारा फ्रांस था वो हार गया था। एंड जब बच्चे फ्रांस हारता है तो फ्रांस के हारने के आप कह सकते हैं कारणवश यहाँ पर फ्रांस के 2 टाउन्स जो बॉर्डरिंग टाउन्स थे, एल्सेस और दूसरा टाउन था बच्चे लोरेन, ये दोनों टाउन डायरेक्टली आ जाते हैं अंडर द जर्मन कंट्रोल। दैट इज द प्रूशिया का मेन कंट्री, द मेन पार्ट ऑफ प्रूशिया दैट इज जर्मनी। तो उनके कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। और बच्चे, यहाँ पर रिसेंटली जर्मन्स ने एक ऑर्डर पास किया था, जिस ऑर्डर के तहत उन लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर अब से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ से बैन कर दी जाएगी। एंड इनके टीचर बच्चे, जिनका नाम है मिस्टर एम हैमल, ठीक है, मिस्टर एम हैमल, उनको कल के कल ये शहर छोड़ के जाना होगा, जिन्होंने अपनी 40 साल की फेथफुल सर्विस यहाँ पर इन लोगों के लिए दी थी, उनको यहाँ से जाने को बोल दिया गया। अब उसके बाद बच्चे, हमारी स्टोरी में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चे, जिसका नाम है फ्रांस। और ये जो बच्चा है हमारे पास फ्रांस नाम का, ये बड़ा ही मस्तीखोर बच्चा है, और उसने सोचा कि चलो क्यों ना आज अपना स्कूल मिस किया जाए। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं अपने मन की टेम्पटेशन को कंट्रोल करता है और स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन जब जैसे ही बच्चे वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल जाकर उसको रियलाइज होता है कि आज तो स्कूल में सब कुछ डिफरेंट है, टुडे इज नथिंग सिमिलर टू व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस सो फार। एंड उसका दिमाग जो है वो एकदम ही खराब हो जाता है। तो बच्चे, इस चैप्टर बेसिकली लिखा गया है बाय अल्फोंस डॉडे। 1840 to 1897 ही ये जी पाए, 50 ईयर्स के थे। आपको इनके बारे में बस ये पता होना चाहिए कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये स्टोरी जो है बच्चे उन दिनों की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रही थी, और फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था बाय ओटो वन बिस्मार्क। प्रूशिया उस टाइम के अंदर बच्चे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का एक अमेलगमेटेड कंट्री किंगडम हुआ करता था। इस स्टोरी के अंदर बच्चे जो एल्सेस और लोरेन के टाउन्स हैं वो प्रशिया के हाथों में आ गए थे, और इसीलिए अब ये बोला गया है कि इन दोनों टाउन्स के अंदर फ्रेंच हटाकर जर्मन स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो बच्चे, लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडे ने लिखा है, एंड ये 1870 का ईयर है, जिस समय प्रूशियन फोर्सेस जो अंडर ओटो वन बिस्मार्क थी, उन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रांस को। और धीरे धीरे फ्रांस के अंदर बच्चे वो कल्चरल होमोजेनाइजेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कल्चरल होमोजेनाइजेशन कर रहे थे। धीरे धीरे इनका कल्चर मिटाकर अपना कल्चर इन पे डाल रहे थे। तो बच्चे, जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, वो डायरेक्टली प्रूशिया के हाथों में चले जाते हैं। और जब नए प्रूशियन रूलर्स यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाना बिल्कुल बैन कर दिया था इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, जिसके रिजल्ट की स्टोरी हम लोग हमारी क्लास में देखेंगे। तो बच्चे, शुरुआत होती है स्टोरी की ऐसे कि फ्रांस नाम का जो बच्चा है उस दिन वो स्कूल जाने के लिए बड़ा ही लेट हो गया था, शायद से वो ज्यादा सो गया था। अब उसको इस चीज का डर कि वो स्कूल जाएगा तो मिस्टर एम हैमल जो है उसको डांटेंगे, क्योंकि उनके स्कूल में उस दिन पार्टिसिपल्स पर टेस्ट होने वाला था और उसे पार्टिसिपल्स का एक अक्षर भी नहीं आता था। अब उसको लगा कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मिस्टर एम हैमल मेरे को डांटेंगे और मेरे को बहुत बोलेंगे। तो वो सोचता है कि छोड़ ना यार, आज के दिन स्कूल नहीं जाता हूँ, अपना दिन जो है वो आसपास ही बिता लेता हूँ। तो उसने सोचा कि छोड़, आज नहीं जाते स्कूल, लेट्स स्किप स्कूल टुडे।
उसने सोचा कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं और अपना दिन जो है वो आउटडोर स्पेंड करते हैं, क्योंकि उस दिन कैसा था बच्चे, बड़ा ही वार्म ब्राइट डे था। बर्ड्स चर्प कर रहे थे, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, बेसिकली अपनी मार्चिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमारे फ्रांस को लगा कि छोड़ना यार, स्कूल में कौन जाएगा, आज यही सब चीज़ें देख लेते हैं। बिकॉज ओपन फील्ड के पीछे एक सॉमिल भी काम कर रही थी एंड ही डिसाइडेड कि यार ये सब ज़्यादा अट्रैक्टिव है, छोड़ना, आज के दिन स्कूल मुझे नहीं जाना है। लेकिन थोड़ी ही देर में बच्चे उसको लगता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए स्कूल, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उसका इंस्टिंक्ट था, जो कहीं ना कहीं उसका मन था, वो कहता है कि नहीं स्कूल जा। तो अब वो क्या होता है, वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। ऑल्दो वो लेट था, उसे पता है कि वो स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। अब जब वो जा रहा होता है बच्चे, तो उसे टाउन हॉल के आगे एक बड़ी ज्यादा भीड़ दिखती है, क्योंकि वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उस टाउन हॉल के पास। अब उसने मन में सोचा कि यार इस बार टाउन हॉल में क्या बुरी न्यूज आई होगी, बिकॉज लास्ट 2 सालों से इनका जो टाउन हॉल है वो सारी बैड न्यूज की जगह थी। भले ही वहां पर कोई लॉस्ट बैटल हो, कोई ड्राफ्ट हो, कोई ऑर्डर ऑफ द डिमांडिंग कमांडिंग ऑफिसर हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो सब जो था बच्चे वहां के नोटिस बोर्ड के ऊपर ही लिखा जाता था। तो ही वॉज थिंकिंग कि पता नहीं ऐसा क्या यहाँ पर हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हेयर, इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का हमारे यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। लेकिन वो ऑलरेडी इतना स्कूल के लिए लेट था, तो उसने सोचा कि यहाँ पर क्या लगा होगा बुलेटिन बोर्ड पे, और ये सोचकर वो यहाँ से निकल गया कि छोड़, चले जाता हूँ, बाद में आके देखूंगा। उतने में बचे वॉचर जो अपने हेल्पर के साथ वहां पर खड़ा था, उसने फ्रांस को बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल रीच स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि बेटा इतनी देर भाग कर मत जा, तो पहुंच जाएगा स्कूल। अब यहाँ पर फ्रांस को ये लगता है कि उसको वो टॉन्ट मार रहे हैं कि अब तो इतनी लेट हो ही गया है, अब स्कूल टाइम पे जाकर क्या करेगा। लेकिन ओरिजिनली मिस्टर वॉचर जो थे वो अपने तरफ से कंसर्न दिखा रहे थे उस बच्चे की तरफ, क्योंकि उन्होंने तो ऑर्डर पढ़ लिया था न्यूज़पेपर की, सॉरी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका आज लास्ट लेसन है। तो वो यही अज्यूम कर रहे थे कि जैसे शायद उस बच्चे को भी ये चीज पता हो। अब उतने में जब हमारा फ्रांस स्कूल पहुंचता है, तो उसको पता है कि जब वो स्कूल जाता है तो बड़ा ही शोरगुल स्कूल के अंदर होता है, और वो आप गली के बाहर से भी सुन सकते हो। लेकिन आज स्कूल में ऐसा सन्नाटा था जैसे एक संडे मॉर्निंग के ऊपर हो, जैसे एक ऑफ वाले दिन पर हो, जैसे एक हॉलीडे स्कूल के अंदर हो, जैसे मान लो कोई स्कूल के अंदर हो ही नहीं। अब विंडो से फ्रांस ने देखा कि आज उसके सारे क्लासमेट जो हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। मिस्टर एम हैमिल क्लास के अंदर घूम रहे हैं और उनकी बाजू के नीचे उन्होंने एक टेरिबल आयरन रूलर फंसा रखा है। अब नॉर्मली दिन बच्चे कैसा होता है, नॉर्मली दिन यहाँ पर कैसा होता है, पूरे दिन में बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हसल बसल होती है, ठीक है, पूरे दिन बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बहुत मस्ती मजाक हंसी सब कुछ चल रहा होता है दुनिया के अंदर। दूसरा बच्चे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जो थे वो अपने डेस्क वगैरह खोलते बंद करते रहते हैं, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ लेसन्स, बच्चे लेसन्स रिपीट करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लेसन्स रिपीट करते हैं, लेसन्स आर रिपीटेड इन यूनिजन या टुगेदर इन यूनिजन। और उसके बाद 4 में टीचर रैपिंग रूलर, और टीचर क्या करता है, डेस्क पे रूलर मार रहा होता है बच्चों को चुप कराने के लिए। लेकिन आज स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, स्कूल बिल्कुल शांत। फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वो बड़ा ब्लश कर रहा कि यार मुझे तो लगा मैं शांति से क्लास में घुस जाऊंगा, लेकिन आज तो मिस्टर एम हैमिल भी क्लास में और बच्चे भी बैठे हुए हैं। अब मिस्टर एम हैमिल जो उसे लगा डांटेंगे, वो उसे डांटते नहीं और उसे प्यार से बोलते हैं, बेटा जा और अपनी सीट पर बैठ जा। अब फ्रांस बड़ा ही फ्लस्टर्ड होकर जाता है, सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वो सीट पर बैठता है वो नोटिस करता है आज तो उसके टीचर ने वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, ब्लैक सिल्क कैप पहनी है, सारी की सारी एम्ब्रॉयडर्ड। अब ये कपड़े उनके टीचर से तभी पहनते थे जब स्कूल में या तो इंस्पेक्शन होती थी या फिर प्राइज डेज होते थे। अब उसको रियलाइज होता है कि यार आज ऐसा कुछ होने वाला है क्या। उसको याद आता है कि नहीं, आज ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, आज मिस्टर हैमिल ने ऐसे कपड़े क्यों पहने। इससे पहले कि वो ये सोचता कि मिस्टर एम हैमिल ने ये कपड़े क्यों पहने हैं, वो एक और चीज नोटिस करता है कि आज जितने भी गांव के लोग हैं वो बड़े शांति से इनके पीछे की सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसमें हॉजर, मेयर, पोस्टमास्टर और बहुत सारे अलग अलग लोग वहां पर आए थे। हर इंसान बड़ा ही दुखी दिख रहा था। हॉजर अपने साथ प्राइमर लेकर आया था, बेसिकली अपनी प्राइमरी किताबें जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी बुक्स लेकर आया था अपनी पढ़ने के लिए, और सबके चेहरे पर एक दुख था।
उतने में ही मिस्टर एम हैमल अपने आप को एडजस्ट करके ये चीज बताते हैं कि आज का लेसन जो होने वाला है वो उनका लास्ट लेसन होने वाला है, क्योंकि वो बताते हैं कि रिसेंटली कहाँ से ऑर्डर आया है बच्चे, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि यहाँ पर एल्सेस एंड लोरेन के टाउन के अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, और न्यू मास्टर जो है वो अगले ही दिन आने वाले हैं। यानी यहाँ से ये लास्ट लेसन तो होगा ही, और यहाँ पर आज मिस्टर एम हैमल का भी आखिरी दिन है, और वो बताते हैं कि इसी वजह से ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अटेंटिवली सुनना। तो अब फ्रांस को जैसे ही वो सुनता है कि यार ये मेरा लास्ट लेसन है, और वो सोचता है कि यू नो इट्स अ थंडर क्लैप टू मी, ठीक है, उसके लिए वो जो बात है बच्चे कि आज की जो क्लास होने वाली है वो उनका लास्ट लेसन होने वाला है, ये बात फ्रांस के लिए थंडर क्लैप जैसी थी। थंडर क्लैप होने का मतलब है कि ये चीज़ उसके लिए बहुत शॉकिंग थी कि ओ माय गॉड, मैं तो आज की क्लास को मिस करने वाला था, लकीली आज की क्लास से मैं आ गया, वरना मैं अपना लास्ट लेसन मिस कर देता। अब मिस्टर एम हैमल ने सबको ये बोला कि आप लोग बहुत अटेंटिवली मेरी बात सुनेंगे, एवरीबडी नीड्स टू बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स द क्लास। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने अपना लेसन जो था वो प्रॉपरली पढ़ा नहीं, और अब उसके पास ये लेसन पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा। ये आइडिया कि मिस्टर एम हैमल जो है वो चले जाएंगे, वो बड़े ही क्रैंकी हैं, बड़े इरिटेटेड हैं, ही फॉरगॉट अबाउट हिज रूलर एंड हिज हाउ क्रैंकी ही वाज, और इसकी वजह से वो भूल गया कि मिस्टर एम हैमल कैसे से टीचर थे। ही फॉरगॉट कंप्लीटली कि यू नो मिस्टर एम हैमल वाज अ वेरी इरिटेबल टीचर। मतलब इस चीज को पता लगने के बाद कि ये टीचर जो है उनको भी अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा, जो हमारा फ्रांस था उसके मन में एक परिवर्तन आ जाता है, और वो बुक्स अपने फ्रेंच लैंग्वेज को अपने ओल्ड फ्रेंड्स से कंपेयर करता है और कहता है कि मेरी किताबें जिनको मैं न्यूसेंस समझता था वो सब तो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं। और ऐसी लाइन बच्चे वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका मानना ये था कि जिस तरीके से ओल्ड फ्रेंड्स हैं, ज़िंदगी में हो या नहीं हो उनकी अहमियत और कीमत होती है, वैसे ही ज़िंदगी में फ्रेंच लैंग्वेज हो या नहीं उसकी कीमत बहुत थी। अब फ्रांस को समझ आया कि मिस्टर एम हैमल ने अपने फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहने हैं, विलेजर्स जो हैं वो लास्ट सीटों पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये सब लोग जो हैं यहाँ पर वो सब लोग आए हैं इन मास्टर को यानी मिस्टर एम हैमल को थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने 40 साल के लिए हमें फेथफुल सर्विस दी, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड बीन स्टडीड फ्रॉम मिस्टर एम हैमल, एंड ये भी दिखाता है दैट टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज नो लॉन्गर देयर, जब उनकी नहीं रही। और मिस्टर एम हैमल ने अब फ्रांस को बोला कि चलो बेटा खड़े हो और पार्टिसिपल के ऊपर अपना लेसन सुना के दिखाओ। अब फ्रांस को लगा कि वो बहुत अच्छे से लेसन सुना लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेसन नहीं सुना पाता क्योंकि प्रिपेयर तो कुछ किया नहीं था। तो वो बड़ा ही एम्बैरेस्ड वहां पर चुपचाप होकर खड़ा हो जाता है कि यार सैडली मैं अपना लेसन नहीं सुना पाया। तो टीचर ने उसको सरप्राइजिंगली डांटा नहीं, और उन्होंने ये बोला कि देखो बेटा इसके अंदर दैट इज द प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, दे बिलीव दैट दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दे से दैट बा वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उनको लगता है कि सबके पास बहुत टाइम है, और उन्होंने बोला कि जो गलती इसमें पेरेंट्स की है और मेरी खुद की भी है। ही सेज कि मेरी गलती ये है कि मैं खुद तो वो पेरेंट्स के लिए वो कहते हैं कि बच्चों को फील्ड में वर्क करने के लिए भेज देते हैं। ही सेज और मैंने तुम्हें रैंडमली हॉलीडे दे दी, मेरे को जब फिशिंग के लिए जाना होता है तो मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता हूँ, मैं बच्चों को वाटर करने के लिए भेज देता हूँ अपने प्लांट्स कि भैया तुम जाओ और मेरे प्लांट्स को वाटर कराओ। तो इससे ये अकेले तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी भी है कि यहाँ पर हम सब लोगों ने मिल के फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लीनियंटली ले लिया है। और उसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारी ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। और इसी के साथ वो बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज इट इज एज इफ योर की टू द प्रिजन। यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं कि ये तुम्हारी की टू द प्रिजन है। वो लाइन बोलते हैं कि एज लॉन्ग एज यू होल्ड वेन एवर एनस्लेव्ड एंड एज लॉन्ग एज वन होल्ड्स फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ द की टू देयर प्रिजन। वो कहते हैं कि जब तक आप एनस्लेव्ड हैं और अगर आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो आपके लिए आपकी प्रिजन की चाबी है, बिकॉज दैट इज योर यूनिटी का सेंटिमेंट जिससे आप सब लोग जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं their language is the key to their prison. Then they had a lesson in grammar and writing. और उतने में ही यहाँ पर मिस्टर एम हैमल ने सब बच्चों को एल्सेस लोरेन फ्रांस एल्सेस के कुछ वो दे दिए थे, फ्लायर्स दे दिए थे, और उनको बोला हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो सब बच्चे जो थे आगे बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग अपनी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे, और क्लास में बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था।
उतने में जो हमारा फ्रांस है उसने बाहर के पिजन्स को कू करते हुए सुना रूफ के ऊपर, और फ्रांस यहाँ पर मन में ये सोचता है कि क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में सुनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे ये एक सटायरिकल कमेंट है, ये बताने के लिए कि आप सिर्फ वहीं तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो जहाँ तक आपके हाथों में कंट्रोल होता है, ठीक है। आप यू कंट्रोल ओनली द इन्फीरियर, ठीक है, कंट्रोल ओनली इन्फीरियर। आप अपने से किसी निचले इंसान को ही कंट्रोल कर सकते हो। व्हेन यू नो दैट समबडी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑल द वाइल, और यहाँ पर वो कहते हैं कि आप जिस तरीके से हमारी नेचुरल साउंड, ही सेज, आप जिस तरीके से आप बर्ड्स की कूइंग नहीं हटा सकते, वैसे आप हमारी नेचुरल साउंड, हमारा जो नेचुरल साउंड है वो हमारे लव फॉर लैंग्वेज को दिखाता है कि आप हमारे मुंह से तो हमारी लैंग्वेज छीन लोगे, लेकिन हमारे मन से हमारे लैंग्वेज को कैसे अलग करोगे। और इतनी ही देर में मिस्टर एम हैमल जो थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे और एक ही चीज़ के ऊपर और बाहर देख रहे थे, एज इफ यू नो ही वॉन्ट्स टू रिमेंबर एवरीथिंग। वो बैठे बैठे एक के बाद एक चीजें देख रहे थे ताकि वो क्या करें, वो ताकि उन्हें सब कुछ जो है बच्चे याद रह जाए। और क्योंकि वो 40 साल के बाद यहाँ से चले जाएंगे, 40 साल ही उनका आशियाना था और उनका घर उजड़ गया, अब ही हैज टू गो समवेयर एल्स। उनकी सिस्टर जो थी बच्चे ऊपर इनके रूम के अबव पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले ही दिन यहाँ से निकलना है। एंड दिस शोज कि उन्हें कंट्री से भी निकाल दिया गया कि आप दूसरी कंट्री में जाकर रहिए। आफ्टर राइटिंग उनका एक लेसन होता है हिस्ट्री में, और उसके बाद जो बेबीज है वो अपना बा बेबी बबू चैंट करते हैं, और इवन ओल्ड हॉजर भी इस समय पर रोने लगते हैं, ठीक है। इवन दी ओल्ड हॉजर वाज क्राइंग कि यू नो ये आप ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज को मत छीनिए, एंड ही वाज आल्सो क्राइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो सिनेरियो जो था, ही सेज, फ्रांस कहता है कि वो सिनेरियो देखने में दुखी भी कर रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि यू नो यार इतना प्यार लैंग्वेज के लिए, और बुरा भी लग रहा था कि यू नो हम कल से इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। उतने में ही बच्चे 12 बज जाते हैं एंड मिड डे प्रेयर जो है वो शुरू हो जाती है, जिसे एंजेलस बोला गया है। एट द सेम मोमेंट जो ट्रम्पेट्स थे प्रूशियंस के वो बजने लगते हैं कि वो लोग अपनी मार्चिंग से वापस आ चुके हैं। एंड मिस्टर एम हैमल खड़े होते हैं एंड यहाँ पर ही सेज कि ही लुक्स सो टॉल, वो मुझे बहुत टॉल लगते हैं, बिकॉज इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि ही वाज लुकिंग सो टॉल, क्योंकि वो भी इस बार अब अपनी लैंग्वेज को अपना ट्रिब्यूट देने के लिए खड़े हुए हैं फॉर द वेरी लास्ट टाइम। वो बोलना चाहते थे लेकिन ही वाज सो ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, ठीक है, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, वो इतने ज़्यादा इमोशंस से भरे हुए थे कि वो खुद कुछ बोल ही नहीं पाए। और उन्होंने एक चौक का पीस लिया और बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिख दिया विवा ले फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद ऐसे थका हार के उन्होंने अपना सर इस तरीके से लगाया कि मैं ज़िंदगी में बड़ा निराश हूँ, और उन्होंने बच्चों को बोला कि आप लोग जाओ। विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड टू इंडिकेट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड एंड दे माइट गो, कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो चुका है और अब आप सब जो लोग जो है वो छुट्टी करके जा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे मेन बात पे ध्यान देना ये है कि इस चैप्टर की मेन थीम क्या है। तो बच्चे इस चैप्टर की जो मेन थीम है ना वो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है। ना लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है बच्चे जब आप लैंग्वेज की डोमिनेंस लोगों के ऊपर दिखाते हो, ठीक है, कि आप जो हो आप अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब यहाँ पर जब जैसे ही जर्मन जीते उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर कल्चरल चेंजेस लाने शुरू करो। उन्होंने बोला कि सबसे पहले इनकी लैंग्वेज को हटा दो। Of the proud conquerors and pain that is inflicted on the people of a territory by taking their own right to study or speak their own language, because यहाँ पर क्या किया गया, लोगों को उनकी खुद की लैंग्वेज से ही छीन लिया गया एंड उनको उनके खुद के लैंड के अंदर उन लोगों ने एलियंस बना दिया। एलियंस का मतलब होता है अननोन क्रिएचर्स बना दिया, बिकॉज उनको उन्हीं के लैंड पे अब जर्मन सिखाई जाएगी हिंदी की जगह, सॉरी फ्रेंच की जगह। स्टोरी की सब थीम भी है बच्चे, वो दिखाता है एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट जो एंड टीचर्स टू लर्निंग एंड टीचिंग। अब यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ देखी है चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है बच्चे प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को कल पे टालना, कि हम कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे। और ये चीज़ एल्सिस और लोरेन के लोगों में थी कि पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कल नहीं आने वाला जिसमें वो पढ़ लेंगे। Though the story is located in a particular village of the Alsace district of France, which had passed into Prussian hands, has a universal appeal, कि ऐसी चीज़ सिर्फ यहाँ पे नहीं दुनिया में हर जगह है कि कभी कभी बच्चे और कभी कभी टीचर्स पढ़ाई लीनियंटली ले लेते हैं।
इट हाईलाइट्स द एफर्ट्स ऑफ द विक्टर्स टू क्रश देयर विक्टिम्स। ये दिखाता है कि जो जीतने वाले हैं वो किस तरीके से अपने विक्टिम्स को दबा देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। एंड वैंक्विश्ड पीपल इन ऑल पॉसिबल मैनर, मटीरियली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इमोशनली। और वो वैंक्विश करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को हर मैनर के अंदर। मटीरियली उनकी सामान छीन लिया, उनकी प्रेयर्स उनसे अलग कर दी, उनके कल्चर पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मेंटली उन्हें टॉर्मेंट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है और इमोशनली भी उनको टॉर्चर करा जाता है। बच्चे सवाल आता है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने ऐसा क्या नोटिस किया जो उस दिन स्कूल के बारे में बड़ा ही अनयूजुअल था। तो बच्चे फ्रांस ने देखा जब स्कूल शुरू हुआ, स्कूल में जनरली बहुत ज़्यादा बसल होती है जो आपको स्कूल में घुसने से पहले ही सुनाई दे जाती है, लेकिन उस दिन इट वाज ऑल वेरी स्टिल, एवरीथिंग वाज गोइंग एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत जैसे मानो संडे की सुबह हो। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। उस दिन कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क नहीं था। उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी सीट्स पर बैठे हुए थे जो जनरली क्लास में घूम रहे होते हैं। टीचर का जो ग्रेट रूलर था, उन्होंने टेबल में रैप करने की जगह उसे अपने आर्म के नीचे दबा रखा था। और जो माहौल था बच्चे उस दिन क्लास के अंदर, वो बड़ा ही टेंस सिचुएशन थी। कुछ ग्रेविटी पता लग रहा था, कुछ ग्रेव सिचुएशन है, कुछ तो यहाँ पर क्लास के अंदर चल रहा है जो उनके पल्ले में नहीं पड़ रहा। समथिंग वाज हैपनिंग इन द क्लास व्हिच वाज नॉट वेरी एविडेंट या क्लियर। This is your last French lesson. How did France react to this declaration of Mr. M. Hamel? जब बच्चे मिस्टर एम हैमिल डिक्लेयर करते हैं कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, तो अ ग्रिम रियलाइजेशन, एक बड़ी रियलाइजेशन डॉन्ड ऑन फ्रांस कि उसके पास अभी भी इतना कुछ था लर्न करने के लिए। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज वाइल कि उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लेसन स्किप कर दिए, और अब उसके पास वो किताबें ही नहीं होंगी जिनसे वो पहले पढ़ सकता था, जिनको पहले वो एक न्यूसेंस समझता था। वही किताबें जिनको पहले वो अपनी प्रॉब्लम समझता था, आज वही किताबें जो है वो उसके पास नहीं होंगी। तो ही वॉज वेरी सैड एट द थॉट कि मिस्टर एम हैमिल जो है वो भी यहाँ से जा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने 40 ईयर्स ऑफ सर्विस एक ही जगह पर किया हो, 40 साल से वो इंसान एक ही जगह पर है और उसको यहाँ से हटा दिया जाए, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी उस इंसान को महसूस करनी पड़ रही होगी। और बच्चे यहाँ पर ये टाइगर किंग नहीं है, ये लास्ट लेसन है। सवाल है, Why had the bulletin board become the center of attraction during the last 2 years? ऐसा क्या था बुलेटिन बोर्ड में कि लास्ट 2 साल से सब लोग बुलेटिन बोर्ड को ही देखते थे। तो बच्चे बुलेटिन बोर्ड जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन इसीलिए बन गया था लास्ट 2 सालों से, बिकॉज जितनी भी बुरी न्यूज आई हैं बिटवीन द वॉर वो वहीं से आई हैं। भले ही इट वाज द सोर्स ऑफ बैड न्यूज जैसे लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट या ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड फाइनली बैनिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और उसके बाद जो बैन लगा है फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, वो भी बच्चे यहीं से ही आया है। तो ये जगह जो है बच्चे, इट हैज़ ऑलवेज बीन द साइट ऑफ द नेगेटिव व्यूइंग्स। यहाँ पर से हमेशा से आपको गलत चीज़ें ही देखने को मिली हैं। What was France expected to be prepared with for the school that day? तो बच्चे उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। He feared facing his class teacher Mr. M. Hamel because he was expected to be prepared with his grammar lesson on participles, and he did not know even the first word about them, so he feared scolding. And this also shows how carelessness of children, ये दिखाता है कि किस तरीके से carelessness of children towards studies, पढ़ाई की तरफ जब बच्चों के मन में केयरलेसनेस आ जाती है, कैन कॉज देम टू रिग्रेट लेटर, कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बाद में रिग्रेट करते हैं। What words did Mr. M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class, and what did they mean? तो बच्चे, before dismissing the last French lesson, Mr. M. Hamel turned to blackboard, took a piece of chalk and wrote as big as he could, "Viva la France," that means long live France, and then he made a gesture with his hand that the class was dismissed. He was, यहाँ पर आप बताओगे ऐसा इसीलिए हुआ because he was so overwhelmed with emotions, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे कि he did not even have the chance to speak at that point of time. ठीक है, he was saddened by this news. वो इस न्यूज़ से इतना दुखी थे कि जो ये हुआ है, that he was not at all happy with what was happening in his
कंट्री एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। और उसलिए लास्ट में उन्होंने, एंड व्हाट डिड दे मीन, ये हमने बता दिया। मिस्टर एम हैमिल जो थे, ही हैड बीन अ फेथफुल टीचर, फेथफुल टीचर रहे हैं वो बहुत टाइम से। तो ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान जिसने इतने सारे जनरेशन्स ऑफ स्कूल में पढ़ाए हैं, और अगर वो ये चीज़ होते हुए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत बुरा लगने वाला है। हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट? तो बच्चे जो टाइटल है द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज मिस्टर एम हैमिल जो है ये उनका लास्ट लेसन था एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। बिकॉज यहाँ पर बच्चे आप बताओगे वो बर्लिन का ऑर्डर आया था, बर्लिन्स ऑर्डर पूरा आप लोग यहाँ पर बताओगे। ड्यूरिंग द लास्ट लेसन द टीचर एंड ऑल दोज हु वर अटेंडिंग इट वर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, रिपेंडेंट एंड हैड फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉस। और सब लोग जो हैं वो यहाँ पर एक लॉस, सेंस ऑफ लॉस जो थे वो महसूस कर रहे थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बच्चे आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। तो बच्चे देखिए इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। पहले तो इस चैप्टर के टाइटल को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज सबसे ज़्यादा सवाल अगर हमें आता है इस चैप्टर में से तो वो यही है कि ये टाइटल का नाम यानी इस चैप्टर का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है। तो बच्चे देखिए लॉस्ट मतलब खोया हुआ। अब अगर आप बात करते हैं स्प्रिंग के सीजन की तो स्प्रिंग का सीजन बच्चे कैसा होता है? जब आप बात करते हो स्प्रिंग के सीजन की तो आप बात करते हो हैप्पीनेस की, केयर फ्रीनेस की, न्यू लाइफ की, फ्लावर्स दैट आर ब्लॉसमिंग की, है ना। ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जब हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन के बारे में। और वैसे ही बच्चे अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग को कंपेयर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जिस तरीके से बच्चे स्प्रिंग का सीज़न होता है वैसा ही हमारा चाइल्डहुड भी होता है। हम लोग भी ब्लॉसम कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, केयर फ्री होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ ऐसी होती है। अब जो बच्चे बेटा पुअर होते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड लाइफ जीते हैं। हम लोगों ने कुछ वर्ड्स करे थे बच्चे, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड लाइफ जीते हैं, बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन जिंदगी जीते हैं। ठीक है, दीज आर द गुड वर्ड्स यू कैन यूज एंड दे लिव इन अ डेस्टिट्यूट कंडीशन। डेस्टिट्यूट कंडीशन का मतलब होता है कि उन लोगों के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो दे लिव इन अ वेरी डेस्टिट्यूट कंडीशन, दे हैव अ डिप्राइव्ड लाइफ एंड दे आर वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन। इनका बचपन चला जाता है। ठीक है, ये लोग बहुत जल्दी इनके ऊपर एक अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को अपनी फैमिली का घर बार चलाना है, उनका काम करना है, सब कुछ करना है। मतलब आपके ऊपर बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और आपका जो केयर फ्रीनेस बचपन की जो होती है वो छिन जाती है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ बच्चों को जाकर सामान बेचना पड़ता है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए, काम करने के लिए। तो वही चीज़ बच्चे यहाँ पर हाईलाइट करी गई है कि किस तरीके से गरीबी की वजह से बच्चों का जो बचपन है वो उनसे छिन जाता है ना। और जब बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है तो किस तरीके से वो लोग एक विशियस सर्कल के अंदर फंस जाते हैं, किस तरीके से वो एक ऐसे सर्कल में फंस जाते हैं जिसमें से वो लोग अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग दो बच्चों की स्टोरीज करने वाले हैं। एक है बच्चे हमारे पास साहिब आलम जो अपनी फैमिली से ढाका से आया था, ढाका यानी बांग्लादेश, 1970 से 71 की वॉर के बीच में। और दूसरा बच्चा है बच्चे हमारे पास मुकेश जो रहता है फिरोज़ाबाद के अंदर यानी यूपी के एक टाउन के अंदर। और फिरोज़ाबाद जो है बच्चे वो जाना जाता है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। एंड इट इज़ सेड कि उस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से नोबडी हैज़ एवर बीन एबल टू कम आउट प्रॉपर्ली, राइट। तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये चैप्टर की राइटर कौन है, बिकॉज उनका भी एक बहुत मेजर रोल हमें पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो बच्चे ये चैप्टर लिखा है अनीस जंग ने, जो कि एक इंडियन विमेन राइटर है, एक जर्नलिस्ट है और एक कॉलमिस्ट है। और ये बेसिकली क्या करती है, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर लिखती हैं जहाँ पर वो सोशल ईवल्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती हैं अपनी राइटिंग के अंदर। तो ऐसे ही अपने एज अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म हमारी जो अनीस जंग है वो पहुँच जाती है ढाका। ये इनकी शक्ल है, ठीक है, मतलब ऐसी दिखती है हमारी अनीस जंग। तो जब बच्चे ढाका पहुँचती हैं, ढाका नहीं सॉरी, ये पहुंचती है जब दिल्ली में सीमापुरी में, जहाँ पर इन्हें ये बच्चा मिलता है, तो वो उससे बात करती हैं और उसी कंडीशन के बारे में जानती हैं।
तो बच्चे जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये दिखाती है द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। बेसिकली ये दिखाता है कि जो बच्चे हैं, हाउ दे आर द हार्डली स्ट्रक कम्युनिटी देयर हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ देयर चाइल्डहुड, जिनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया है कि आप अपने बचपन को भूल जाइए, आप अपने बचपन से अलग हो जाइए, जस्ट बिकॉज आपको वो चीज़ें इंजॉय करने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप एक ऐसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में है जहाँ पर सोशली भी आपको प्रेशराइज किया जाता है और पैसा आपकी जेब में है ही नहीं। That is very clear in the man-made world. These children are denied the opportunity of schooling. अब वो जिस उम्र में हम बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उस उम्र में they do not have the opportunity of schooling. They are forced into labor early in life. और उनको बहुत जल्दी काम काज में डाल दिया गया है कि इन बच्चों को इनसे काम कराओ, because they are what? They are just a source of income. अनीस जंग गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, और यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू वो चाइल्ड लेबर को हटाने की बात करती हैं कि किस तरीके से जब आप बच्चों से काम कराते हो तो आप उन्हें प्री मेच्योरली बड़ा भी कर देते हो और उनका जो बचपन है, जो उनकी इनोसेंस है, जो उनकी लाइफ का बेस्ट फेज है, आप उनसे वही छीन लेते हो, वो वही नहीं इंजॉय कर पाते हैं। How that has to be done? That has to be done by educating the children and enforcing the laws against child labor. तब होगा ये काम बच्चे जब यहाँ पर लॉज बनाए जाएंगे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, गवर्नमेंट इन पर काम करेगी, गवर्नमेंट इन रूल्स को स्ट्रिक्टली मानने में या मनवाने में लोगों की मदद करेगी। द कॉल इज टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ये चैप्टर बेसिकली दिया गया है एंड करने के लिए बच्चों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, उसको इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉस्ट स्प्रिंग एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द डेज ऑफ देयर स्प्रिंग दैट ब्रिंग्स जॉय अंडर देयर फीट, जो उनको खुश होने में मदद करता है। अब यहाँ पर बच्चे सबसे पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जो एक बच्चे साहिब के बारे में है। तो ऑथर बताती है कि जब भी वो एक जगह से जाया करती थी वहाँ पर हर दिन सुबह उन्हें एक बच्चा मिलता था जिसका नाम था साहिब। शी यूज्ड टू सी हर एवरी डे, हर दिन उन्हें ये बच्चा वहाँ पर मिलता कि वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो एक दिन उन्होंने रैंडमली उसको रोक कर पूछ लिया और बोला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो टू स्कूल एंड वाई डू यू डू दिस। तो वो क्या करता था बच्चे, वो रैग पिकिंग करता था, वो कूड़ा कचरा उठाया करता था। तो अनीस जंग ने पूछा कि तुम ऐसा कूड़ा कचरा क्यों उठाते हो, तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ तो स्कूल ही नहीं है, अगर हमारे पास स्कूल होता तो हम पढ़ाई करते। तो अनीस जंग बड़े मजाक में, बड़े लाइट हार्टेडली उससे एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। थोड़े दिनों बाद अनीस जंग को वही बच्चा वापस से मिलता है और वो उनसे पूछता है कि मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया क्या, इज़ योर स्कूल रेडी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनीस जंग को बड़ा बुरा लगता है इस चीज़ के बारे में, बिकॉज उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसे झूठे प्रोमिसेस, ऐसे फेक प्रोमिसेस उन्होंने ही नहीं और बहुत सारे लोगों ने करे हुए हैं। तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो फेक प्रोमिसेस है, फेक प्रोमिसेस अबाउंड देयर ब्लीक वर्ल्ड। वो एक लाइन लिखती है कि इस तरीके के झूठे वादे जो है ना वो भर रखे हैं इनके ब्लीक, इनके वीक, इनके डल से वर्ल्ड के अंदर। इनके पास लोगों के सिर्फ झूठे प्रोमिसेस ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। The author would come across साहिब every morning. She always found him searching something in a heap of garbage. जब भी वो उसे देखती, वो ये देखती कि वो heap of garbage में, यानी आप कह सकते हो pile of garbage में, गार्बेज के ही डब्बों में कुछ ढूंढ रहा होता था। वन मॉर्निंग ऐसे उन्होंने उससे पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी ही स्वाभाविक तरीके से बोला कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम स्कूल जाओ ना, वाई डोंट यू गो टू स्कूल। तो साहिब बोलता है कि हमारे एरिया में तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो वो उससे कहती हैं कि क्या तुम पढ़ाई करोगे अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल स्टार्ट कर दूँ। तो साहिब बड़ा खुश, क्योंकि उसको एक उम्मीद दिखती है कि हाँ यार मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि साहिब पढ़ना तो चाहता था, लेकिन इट वॉज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सके, तो वो क्या ही पढ़ाई करता। ठीक है, इट वॉज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। He said that he would go to her school. तो उसने बोला कि हाँ मैं आऊँगा आपके स्कूल में, बट she did not intend starting a school in the near future. लेकिन उनका कोई प्लान ही नहीं था स्कूल शुरू करने का। और जब साहिब उनसे वापस आकर पूछता है कि आपने स्कूल खोल दिया क्या, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनका जो वर्ड्स का इम्पैक्ट था वो उस छोटे से बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा हो सकता है। यानी कभी कभी कई चीज़ों को जिन्हें हम मजाक में बोल देते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं और हमारे ही अगेंस्ट वो वर्क करने लग जाती हैं। तो अब यहाँ पर वो बताती है कि साहिब का फुल नेम है बच्चे साहिब आलम।
ठीक है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब वो कहती है अगर साहिब को पता लगेगा ना कि साहिब के नाम का मतलब क्या है, तो वो भी अपने नाम पर हंसेगा, क्योंकि उसका नाम जो है ना बच्चे वो बहुत ही आयरॉनिकल है। और इसके ऊपर सवाल आता है कि साहिब का नाम आयरॉनिकल क्यों है। तो बच्चे साहिब का नाम आयरॉनिकल इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर साहिब का नाम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी दुनिया का राजा। लेकिन उसके नाम में दुनिया के राजा जैसा तो कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर रहकर सिर्फ रैग पिकिंग कर रहा है, वो सिर्फ कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहा है। तो अब वो बताती हैं कि मैंने देखा है उस बच्चे को कि वो हमेशा वॉन्डर करता रहता है ऑन रोड्स, वो रोड्स पर घूमता रहता है अलॉन्ग विद अदर पुअर बेयरफुट बॉयज लाइक हिम। और वो कहती है कि मैंने उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बेयरफुट घूमते हैं। ठीक है, बेयरफुट घूमने का मतलब क्या होता है बच्चे, विदाउट फुटवेयर। कि बहुत सारे बच्चे वो ऐसे देखती हैं कि गर्मी के अंदर वो लोग बिना फुटवेयर के घूम रहे होते हैं। तो दी ऑथर टॉक टू साहिब्स कंपेनियन। तो एक दिन ऐसे ही साहिब हमारे अनीश जंग का मन किया कि चलो मैं एक बार इसके दोस्तों से बात करती हूँ। तो उनमें से एक बेयरफुट बॉय से जब उन्होंने रीज़न पूछा कि आप ऐसे क्यों चलते हो, व्हाट इज़ द रीज़न वाई यू आर नॉट वियरिंग शूज़, तो एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी शूज़ शेल्फ से लेकर नहीं आई। तो प्रॉबली उसकी मम्मा कहीं काम करती होंगी, जिनके घर वो काम करती है उन्होंने उनको शूज़ नहीं दिए। दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर वो ले भी आती तो ही वुड हैव थ्रोन इट। ठीक है, ही वुड हैव थ्रोन का मतलब क्या है, प्रॉबली जो उस बच्चे के फादर है शायद, बिकॉज यहाँ पर ही जो है हम लोग प्रॉबली उसके फादर को रेफर कर सकते हैं कि शायद से उसके फादर ने भी वो जूते जो है वो फेंक दिए होंगे। सॉरी, कि उसके फादर ने जो है वो जूते फेंक दिए होंगे। तो देयर आर फुल चांसेस दैट हिज फादर माइट हैव थ्रोन अवे द शूज। तीसरा बच्चा कहता है कि मैडम जी हम तो जूते इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि हमारी फैमिली में तो एक ट्रेडिशन है टू वॉक बेयरफुट। तो यहाँ पर बच्चे ये एक तरीका था अपनी पॉवर्टी को छुपाने का, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। ऑब्वियसली वो लोग इसीलिए जूता चप्पल नहीं पहनते क्योंकि उनकी फैमिली में ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमने का। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब उन्होंने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए झूठे झूठे अलग अलग बहाने बनाए हुए हैं कि हमारे पास जूते नहीं है इसलिए हम जूते नहीं पहनते, जबकि ऐसा नहीं है। वो कहती है जूते हर इंसान पहन सकता है, लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि वो लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि टू हाइड देयर हेल्पलेसनेस, अपनी हेल्पलेसनेस को प्रोबेबली हाइड करने के लिए, अपनी परेशानी को प्रोबेबली हाइड करने के लिए ही उन्होंने झूठ बोला कि हमारे पास जूते, हम इसलिए जूते नहीं पहनते क्योंकि हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। बट दी ऑथर डज नॉट अग्री विद इट, शी असर्ट्स, वो कहती है इट इज़ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट इज़ द रियल कॉज। वो कहती है ये आउट ऑफ ट्रेडिशन नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये आपकी गरीबी की वजह से है कि आप जूते चप्पल नहीं पहनते हो। अब यहाँ पर वो बात करती हैं, वो कहती हैं कि कुछ बच्चे ना कभी कभी लकी होते हैं जिनको जूते चप्पल पहनने को मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर वो बेसिकली एक कहानी सुनाती हैं उदीपी के बच्चे की। ठीक है, एक बार लेट मी चेक, डू आई हैव द उदीपी वाली स्टोरी। यहाँ पर बच्चे वो हमें ना एक उदुपी वाले बच्चे की स्टोरी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि एक जगह है उदुपी करके, वो कहती है कि जब मैं इस जगह पर गई थी तो यहाँ पर मैंने प्रीस्ट के सन को देखा था। वो कहती है जहाँ पर जो प्रीस्ट का बेटा था ना, एवरी डे आई यूज्ड टू सी हिम, वो आते एंड ही यूज्ड टू प्रे टू गॉड फॉर स्लीपर्स। ठीक है, वो कहती है कि जब भी मैं उसे यहाँ पर आकर देखती तो वो भगवान से प्रे करते कि भगवान प्लीज़ मुझे एक फुटवेयर का पेयर जो है वो दिला दीजिए, कि भगवान काश मेरे पास फुटवेयर हो, आई रियली वांट टू हैव अ फुटवेयर। तो वो कहते हैं ऐसे ही भगवान ने उनकी विश को ग्रांट कर दिया और उन्हें फुटवेयर दे दिया। तो अब वो कहती हैं कि मैंने उन्हें इतना खुश देखा कि वो भगवान के पास जाते और भगवान से प्रे करते कि हे भगवान प्लीज़ नेवर लेट मी लूज देम, कि भगवान प्लीज़ ये जूतों को मुझसे कभी अलग मत करना। तो बेसिकली ही वॉज ग्रेटफुल, सो द अदर मैन वॉज वेरी थैंकफुल कि भगवान ने उसकी विश को ग्रांट किया, भगवान ने उसको जूते दिए। अब वो कहती है थोड़े टाइम बाद, जब कुछ सालों बाद मैं उदुपी जाती हूँ, जब उदुपी एक स्मॉल टाउन में चेंज हो गया था, जब यहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी बन गया था और ये डिसोलेटेड सा टाउन था, तो यहाँ पर उस समय पे यहाँ पर अनदर प्रीस्ट, तो वो कहती है यहाँ पर ना एक दूसरा प्रीस्ट था, और इस बार जो मंदिर का बैक है ना वहाँ पर बच्चे चेयर्स एंड टेबल्स पड़ी हुई थी। वो कहती है वापस से मैंने इस नए वाले प्रीस्ट के बेटे को आकर देखा। ठीक है, ही थ्रू अवे, वो आता है और सब कुछ फेंक कर वहाँ से चला जाता है।
ठीक है। ही थ्रू अवे हिज बैग, सॉक्स एंड शूज। वो आता है, बैग अलग कोने में फेंकता है, सॉक्स अलग कोने में फेंकता है और शूज अलग कोने में फेंक कर वहां से भाग जाता है, ठीक है। ही रैन अवे, खेलने के लिए भाग जाता है। तो बेसिकली इन दोनों स्टोरीज में वो ये कंपैरिजन दिखाना चाहती है कि एक बच्चे ने जिसने भगवान से प्रे किया था कि भगवान मुझे जूते चप्पल दिलवा देना, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हे भगवान, थैंक यू, आपने मुझे जूते दिला दिए, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ हिज मेहनत, इट वॉज आउट ऑफ हिज प्रेयर दैट ही गॉट दोज शूज। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ का जो बच्चा था, दूसरे प्रीस्ट का बेटा, ठीक है, उसको शूज मिल गए थे बड़े नॉर्मली, तो उसने उसको बहुत ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया था, उसको उन जूतों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। ही हैड नेवर क्राइड फॉर दैट शूज एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी अनग्रेटफुल फॉर इट। तो इससे आपको समाज चीज़ों की इज्जत तभी होती है जब आपको बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को पाने में। जो चीज़ आपको ऐसे ही रैंडमली हाथ में पकड़ा दी जाती है, इंसान को उस चीज़ की इज्जत नहीं होती। और वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देख पा रहे थे उदीपी वाली स्टोरी में। इस स्टोरी के बाद वो हमारी जो अनीस जंग है, वो यहाँ पर इन बच्चों के लिए बच्चे एक लाइन भी यूज करती है कि ये बच्चे जो है ना, दे आर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, ठीक है। वो इनके लिए वर्ड यूज करती है, वो कहती है दे आर लाइक, वो बच्चों के लिए कहती है कि ये बच्चे कैसे हैं, ये मॉर्निंग बर्ड्स जैसे हैं, ये वैसे पंछियों जैसे हैं जो सुबह बाहर निकलते हैं, दैट कम आउट इन दी मॉर्निंग, जो सुबह सुबह बाहर आते हैं, एंड डिसअपियर ड्यूरिंग दी नून, और कब कब गायब हो जाते हैं, और ये डिसअपियर हो जाते हैं ड्यूरिंग दी नून, और जब दोपहर आती है तो ये बच्चे जो है ये गायब हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने इसीलिए बोला बिकॉज ये सारे बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, तो सुबह निकलते हैं जब मौसम ठीक होता है और दोपहर होते होते तक गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो बताती हैं कि मैं इन लोगों की कंडीशन को और समझने के लिए जाती हूँ सीमापुरी। तो यहाँ पर वो बताती हैं सम चिल्ड्रन आर लकी, देयर प्रेयर टू गेट शूज हैज बीन ग्रांटेड बट द रैग पिकर्स रिमेन बेयर फुटेड। वो कहते हैं लेकिन कई लोगों की तो भगवान इच्छाएं मान लेते हैं, लेकिन यहाँ इन बच्चों की जो कचरा उठाकर, कचरा बेचकर अपना पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो प्रेयर्स हैं वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। तो रैग पिकर्स जो है बच्चे, वो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी कहाँ है, वो दिल्ली के बहुत पास है, बट देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। वो कहते हैं लेकिन सीमापुरी वैसे तो इट इज, आप कह सकते हो कि एक लाइन है, सीमापुरी इज ऑन दी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। वो कहती है कि सीमापुरी कहाँ है भैया, वो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे है, यानी वो दिल्ली के बिल्कुल ईस्टर्न कॉर्नर पे पड़ता है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो उससे बहुत कोसों मील दूर है। ऐसा क्यों बोला गया है बच्चे, क्योंकि अगर आप बाकी दिल्ली को देखोगे तो वो बहुत डेवलप्ड है, और यही अगर आप सीमापुरी के एरिया में चले जाओगे तो आपको कुछ झुग्गी झोपड़ियों के अलावा, गंदगी के अलावा, चोक्ड लेन्स के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। तो वो यही बताती है कि वैसे तो सीमापुरी जो है वो दिल्ली के आसपास की जगह है, लेकिन सीमापुरी के अंदर एंड द प्लेस वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट दैट हैज अ वास्ट डिफरेंस इन देम। अब वो कहती है जब यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों लेते हो, तो वो बताती है जैसे और जितने भी रैग पिकर्स हैं, साहिब की फैमिली जो है वो भी बांग्लादेश से 1971 के टाइम पर आती है, जब वो कहते हैं कि वहां पर एक स्टॉर्म आया था। तो बच्चे जो स्टॉर्म की बात यहाँ पर करी गई है वो एक्चुअल कोई स्टॉर्म नहीं था, वो 1970 के वॉर के बारे में बात की गई है, जब बहुत सारे लोग वहां से बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गए थे। तो यहाँ पर उनसे बोला गया, जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए, तो वो बताते हैं कि हमारे घर और फील्ड जो है वो स्टॉर्म्स से डिस्ट्रॉय हो गए थे, प्रोबेबली वॉर से डिस्ट्रॉय हो गए थे, और अब उनके पास वहाँ पर कुछ रहने को नहीं था, तो दे हैड टू मूव। तो उन्होंने, तो दे वर ऑल रिफ्यूजीज, अगर देखा जाए तो वो सब लोग रिफ्यूजीज थे और इंडिया आकर रह रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रैग पिकर सीमापुरी में रहते हैं, जहाँ पर वो मड स्ट्रक्चर में रहते हैं, जहाँ पर टारपोलिन और टीन की रूफ होती है, प्रॉपर घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी हैं, कोई सिविक एम्यूनिटीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, जैसे सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, खाना नहीं है। यहाँ पर वो एक और लाइन बोलते हैं, वो कहती हैं कि सबसे स्ट्रेंज बात यहाँ पर ये है कि इन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड्स नहीं है, दे डू नॉट हैव वोटर आईडी कार्ड्स हियर, रादर दे हैव राशन कार्ड्स। ठीक है, उन लोगों के पास यहाँ वोटर आई कार्ड्स नहीं है, एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन हैविंग दोज वोटर देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, दे ओनली वांट राशन कार्ड्स। they have voter identity cards and ration cards. Sorry, they don't have ration cards, but they don't have voter ID cards but ration cards. उनके पास राशन कार्ड्स है, जिसकी वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिस नेवर enables them to cast their vote and buy food। ऐसा नहीं था,
तो वो कहते हैं कि हमें वोटर आईडी कार्ड चाहिए ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि व्हाई डोंट यू गो फॉर अ वोटर आईडी कार्ड, आप वोटर आईडी कार्ड खरीदो ना, बनवाओ बनवाओ अपना वोटर आईडी कार्ड। तो लोग यहाँ पर ये बताते हैं कि वोटर आईडी कार्ड से हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। इसे क्या वोटर आईडी कार्ड हम लोगों को फूड प्रोवाइड करेगा? नहीं। इसे अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होगा एंड इफ वी आर गोइंग टू स्लीप एम्प्टी स्टमक, सो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग दैट वोटर आईडी कार्ड? तो वो कहते हैं इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ राशन कार्ड, कि कम से कम उस राशन कार्ड से हमारा पेट तो भर रहा है, कम से कम हमारे पास राशन तो आ रहा है। तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बताते हैं कि इट वॉज फूड ओवर आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो हमेशा से यहाँ के लोगों ने बोला कि भैया हम ऐसी जगह का क्या करें जहाँ पर ग्रीनरी तो है लेकिन खाना नहीं है। तो इसे यहाँ पर कम से कम हम अपने बेलीज भर पा रहे हैं, यहाँ पर कम से कम हम हमारा पेट भर पा रहे हैं, तो वाई नॉट गो विद दिस काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पर हमारे पास खाना है, आइडेंटिटी नहीं भी है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। They move about and pitch their tents whenever they find food. Rag picking is their sole means of survival. और यहाँ पर वो बताते हैं कि rag picking उनका only means of earning है जिससे वो काम करते हैं। अब यहाँ से एक बार पूछा गया कि साहिब से कि तुम्हें रैक पिकिंग में क्या क्या मिलता है। तो साहिब बताता है कि जब मैं रैक पिकिंग करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे कभी कॉइन्स मिलते हैं, कभी टॉयज़ मिलते हैं, कभी कुछ खाने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो गार्बेज था बच्चे, जिसको ये लोग सर्च करते थे, गार्बेज वॉज रैप्ड इन वंडर। इनके लिए वो बिल्कुल वंडर में रैप्ड चीज़ थी, समथिंग इन विच दे आर गोइंग टू फाइंड सर्टेन गुड थिंग्स। ठीक है, लेकिन फॉर एल्डर्स अगर मैं बात करूँ एल्डर्स के लिए, तो एल्डर्स के लिए गार्बेज कैसा था भैया? ये था इनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो कहते हैं कि उनके लिए तो वो बस उनका एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है जिससे उनका घर बार चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर ओके विद। तो बच्चों के लिए गार्बेज हैड अ कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग बिकॉज इट वॉज देयर वंडर रैप्ड इन गोल्ड। ठीक है, रैप्ड इन वंडर या रैप्ड इन गोल्ड, तो उनके लिए इट वॉज सरप्राइज जो सा गोल्ड में है, बिकॉज दे यूज टू स्क्रंच फॉर गोल्ड। नाउ गोल्ड हियर डजंट मीन समथिंग एक्चुअली मेड अप ऑफ गोल्ड बट समथिंग वेरी प्रीशियस जो उनके काम में आ जाए, दैट वॉज गोल्ड फॉर देम। तो वो कहते हैं कि बड़ों के लिए इट वॉज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड फॉर चिल्ड्रन इट वॉज समथिंग रैप्ड इन वंडर। अब साहिब को कत्ती बारी हमारी अनीस जंग जो है क्लब के बाहर खड़ा हुआ देखती थी और वहां पर वो यंग मैन को अंदर टेनिस खेलते हुए देखा करता था, एंड विच फैसिनेटेड हिम, यानी उसको गेम को देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता था उससे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था लोगों को वहाँ पर देखना। एंड ही ऑल्सो विश्ड टू समडे गो इनसाइड एंड प्ले विद देम, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। ही विश्ड टू प्ले टेनिस, लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज लीग। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उस टेनिस क्लब के जो गार्ड थे वो कभी कभी उसे अंदर झूला झूलने के लिए भेज दिया करते थे, बिकॉज दैट वॉज समथिंग इट वॉज समथिंग दैट वॉज अंडर हिज कंट्रोल, जो चीज़ वो कर सकता है। बट प्लेइंग टेनिस इट वॉज अ होल लेवल ऑफ डिफरेंट थिंग जो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अब एक दिन जब अनीस जंग उसे मिलती हैं तो वो देखती हैं कि उस आदमी के बच्चे ने नहीं, साहिब ने क्या किया हुआ था, एक डिस्कार्डेड यानी एक फेंका हुआ पुराना टेनिस शूज़ का पेयर पहना हुआ था जो उसके फटे पुराने रैग्स से बिल्कुल ही ऑपोजिट था। लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो कम से कम उसके पास एक जूते हैं, बिकॉज इट वॉज लाइक हिज ड्रीम कम ट्रू। इट डज नॉट रियली मैटर हिम कि जूते के अंदर एक होल है या वट एवर इट इज, इट वॉज स्टिल अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम। अब वो जूते बच्चे क्या किए थे, किसी रिच बॉय ने वो शूज़ जो थे वो डिस्कार्ड कर दिए थे। ठीक है, उसने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था बिकॉज इट हैड अ होल इन देम, तो वो जूतों के अंदर एक होल था। लेकिन साहिब के लिए दैट होल डिड नॉट मैटर अंटिल द टाइम इट वाज प्रॉपर शूज, अंटिल द टाइम ही वाज वियरिंग दोज शूज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द फ्लोर, हीट ऑफ द रोड, तब तक उसके लिए वो जूते बहुत अच्छे थे। तो वो यही बताते हैं कि कभी कभी किसी इंसान का गार्बेज, ठीक है, somebody is garbage, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान का गार्बेज, किसी इंसान का डंप किया हुआ चीज़ इज अदर्स गोल्ड। कभी किसी चीज़ को जो इंसान ऐसा फेंक देता है बोल करके इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कभी कभी वो चीज़ किसी और इंसान का गोल्ड होती है, कभी कभी वो चीज़ किसी और इंसान की अमानत बन सकती है, काफ़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब वो कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद अनीस जंग को साहिब मिलता है, इस उम्मीद में वो उनसे मिलती है कि शायद साहिब की लाइफ कुछ इंप्रूव होगी। लेकिन वो देखती है कि साहिब को एक टी स्टॉल में जॉब मिल जाती है जहाँ पर वो 800 रुपये अ मंथ कमा रहा है और उसको तीनों टाइम का मील जो है वही मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम उसके पास एक फिक्स इनकम और ऑल टाइम का खाना है। लेकिन साथ ही साथ बच्चे इसका नेगेटिव ये है कि ही वॉज नॉट हैप्पी। वो एक स्टील कैनिस्टर अपने हाथ में लेकर घूम रहा था और वो बताता है कि भैया मेरी जॉब यहाँ लग गई है। तो एक तरीके से देखा जाए नाउ ही विल बी कंट्रोल्ड बाय द मास्टर देयर,
अब उसकी जिस तरीके से उसकी डेस्टिनी उसको चला रही थी, अब उसको वैसे ही चलना पड़ेगा, उसे मास्टर की सुननी पड़ेगी, मास्टर जैसा बोलेगा उसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो वो अपनी केयर फ्री लाइफ लूज कर चुका है और उसकी फ्रीडम जा चुकी है, बिकॉज नाउ ही इज अंडर अ मास्टर। दो ही हैड मनी बट एट व्हाट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ हिज फ्रीडम, उसके कॉस्ट ऑफ हिज बचपन। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो कहते हैं कि वो अपना खुद का मास्टर नहीं था, भले ही वो पतला सा रैग पिकिंग का थैला उसकी हाथों से चला गया था और साथ ही साथ उसके चेहरे की हंसी भी चली गई थी, दैट वॉज नॉट गोइंग टू कम बैक। तो यहाँ पर बच्चे ये थी स्टोरी साहिब आलम के बारे में, जो बेचारा बड़ा ही गरीब बच्चा था। दूसरी स्टोरी आती है बच्चे आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो है हमारे एक और बच्चे के बारे में जिसका नाम है मुकेश। अब ये स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि साहिब भले ही जैसा भी हो, मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। ये तब की स्टोरी है बच्चे जब ऑथर जाती है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फेमस है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। एक और इंडस्ट्री है बच्चे यहाँ पर, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पर भट्टी में काम होता है, ठीक है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए ये जगह जानी जाती थी। ऑलमोस्ट एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन ऑल ओवर द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता था कि जितनी भी फैमिलीज हैं, एवरी अदर फैमिली विच मीन्स मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, नॉट ऑल, बट दे ऑल वर इन्वॉल्व इन वॉट डूइंग मेकिंग बैंगल्स फॉर द इंडियन वुमेन। ग्लास बैंगल्स जो है ना बच्चे, वो एक विमेन के सुहाग का सिंबल होती हैं। और इनफैक्ट देखा जाए तो जो मुकेश की फैमिली थी वो भी इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही काम करती थी। अब होता क्या है यहाँ पर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की क्या क्या कंडीशंस होती है। लेट मी चेक इफ डू वी हैव इट, वी कैन टू डिसाइड दैट, हाँ वी डू हैव इट। ठीक है, अभी हम लोग आगे आएंगे कि लोगों के क्या क्या कंडीशन वहाँ पर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में होती है। तो मुकेश से ऐसे ही अनीस जंग की जब बात होती है तो मुकेश बड़े प्राउडली बोलता है कि मैडम जी, आपको पता है हमारा घर जो है वो अभी रेनोवेट हो रहा है, तो कृपया करके आप हमारे घर चलिए। एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू टेक समबडी टू हिज होम बिकॉज इट वाज वेरी रेयर कि इनके घर में गेस्ट आते थे। अब जब वो जाती हैं तो अनीस जंग जब फिरोजाबाद की गलियों में से जाती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि यहाँ की जो गलियां हैं वो स्टिंकिंग है, बदबूदार गलियां, चोक्ड विद गार्बेज। हर दूसरे कोने में गार्बेज जो है वो चोक हुआ है। फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स लिव देयर, और छोटे छोटे घरों में 10-10, 15-15 लोग, एनिमल्स, एवरीबडी इज लिविंग इन साइड देयर हाउस इन अ वेरी प्रिमिवल स्टेट। ठीक है, एनिमल्स को भी साथ में घर में रखा हुआ है, सब लोग एक ही घर में रहते हैं, बड़े ही प्रिमिवल स्टेट में, बड़े ही खराब स्टेट के अंदर। देयर हाउसेज एट क्रम्बलिंग वॉल्स, घर की दीवारें जो है वो टूट रही हैं। वॉबली डोर्स, घर के दरवाजे जो है वो चूचड़ा कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं उनके अंदर से। और यहाँ पर जब वो मुकेश के घर में जाती हैं तो वो नोटिस करती है कि मुकेश का घर भी बाकी घरों जैसा ही है, विच वॉज देयर इन दी लेन। वैसे तो उसने कहा कि उसका घर रेनोवेट हो रहा है, बट दिस वॉज नथिंग दूर दूर तक जिससे देखकर आप कह सको कि वो घर वहाँ पे रेनोवेट हो रहा होगा। अब जब वो घर में जाती हैं तो वो एक बहुत ही पतली सी, एक बहुत ही सी थिन सी एक यंग विमेन को देखती हैं जो वहाँ पर फायरवुड पे बैठकर खाना पका रही थी। बेसिकली बेटा चूल्हे के ऊपर वो अपना खाना जो था वो बना रही थी, एंड वो पाइप को ऐसे फूकने की वजह से, ऐसे करने की वजह से, वो फूकना क्यों था पाइप को, बिकॉज ताकि वो जो आग है वो प्रॉपरली जल सके, उसको फूकने की वजह से उनका जो पूरा मुंह था वो स्मोक, घर जो था वो स्मोक हो रखा था। एंड जैसे ही उन्होंने देखा कि घर के अंदर कोई आया है, शी ऑल्सो ग्रीटेड देम नाइसली। वो कौन थी लेडी बच्चे, वो मुकेश की जो एल्डर ब्रदर थे उनकी वाइफ थी, यानी मुकेश की सिस्टर इन लॉ। अब शी वॉज रिस्पेक्टेड एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली। घर के अंदर मुकेश के फादर जब आते हैं तो डॉटर इन लॉ ने अपना फेस कवर कर लिया विद द वेल एज अ कस्टम डिमांडेड। यहाँ पर बेसिकली हमें ये देखने को मिल रहा था कि एक घर में 3 आदमी और एक औरत है। बेसिकली मुकेश, मुकेश का भाई और मुकेश के पापा, तो ये तीनों घर के अंदर थे। एक तो यहाँ पर बच्चे, एक तो पॉवर्टी तो है ही, साथ साथ आप ऑर्थोडॉक्सी भी देख पा रहे हो कि घर के जब बड़े आएंगे तो आपको अपना सर ढक लेना है, यू हैव टू कवर योर हेड एंड ऑल दैट स्टफ। मुकेश के जो फादर थे बच्चे वो काफ़ी ओल्ड और वीक थे और उनकी जो आंखें थी वो जा चुकी हैं, ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट विद द डस्ट ऑफ फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स। और वो बताते हैं कि उनकी जो आंखें थी वो भी ग्लास बैंगल्स को पॉलिश कर करके ख़राब हो गई थी। He had worked hard all his life, but he could not afford to send his 2 sons to school. उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी लेकिन इतनी मेहनत वो नहीं कर पाए कि वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सके। He could only teach them the art of making bangle makers, the only art of making bangles. वो अपने बच्चों को क्या सिखा सके, उन्होंने क्या लेगेसी बच्चों को पास करी, कोई घर बार कुछ नहीं दिया, सिर्फ बैंगल मेकिंग और
पॉवर्टी विरासत में दे दी। ही हैड बिल्ट द हाउस बट कुड नॉट रिपेयर इट, तो उन्होंने जैसे तैसे करके घर तो बना लिया। अब वो कह रहे थे कि हमने घर बना लिया, एटलीस्ट वी हैव रूफ ऑन आवर हेड। अब सच्चाई तो ये है कि आज के टाइम पर अपने सर पे अपनी खुद की छत होना एक बहुत बड़ी बात है ना। उस टाइम पे अगर उन्होंने घर बना लिया तो शायद वो अपने आप में उनके लिए एक अचीवमेंट है कि ही हैज मेड हिमसेल्फ अ हाउस। मुकेश की ग्रैंड मदर जो है वो वहां बैठी हुई थी और उन्होंने खुद अपने हस्बैंड को भी डस्ट की वजह से, जो ब्लाइंड करने वाली डस्ट होती है, आपकी जो ग्लास डस्ट होती है, उसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को भी ब्लाइंड होते हुए देखा है, अंधा होते हुए देखा है। और दादी जी का मानना ये था, उनका बिलीफ ये था कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये मेरी डेस्टिनी है। शी सेड इट इज देयर कर्म, देयर डीड्स, एंड दे वर बोर्न इन द फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर्स कास्ट, इट वॉज देयर डेस्टिनी टू सफर। तो दादी जी के मन में ये एक इमेज सेट थी कि भैया ये भगवान की मर्जी है कि हम लोग इस फैमिली में पैदा हुए हैं, शायद यही हमारी किस्मत है, हमें शायद ऐसे ही सफ़र करना है, वी कैन नॉट कम आउट ऑफ आर पॉवर्टी, यही हमारी कंडीशन है, यही हमारा कर्मा है, हम बैंगल मेकिंग के कास्ट में पैदा हुए और यू कैन नॉट चेंज इट। तो बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी बचपन से लाइफ ऐसी देखी है और वो यही कहते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। दादी इनफैक्ट ये भी कहती हैं कि मैंने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ हो कि मैंने फुल टाइम मील जो है वो लिए हो। अब उनकी दादी का मानना यह था कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता, जो भगवान ऑलरेडी लिख कर आया है आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते। इनफैक्ट हर बिलीफ वॉज शेयर्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। और सरप्राइजिंग और गलत बात यह है कि यही ख्याल सिर्फ दादी में नहीं था, ये ख्याल पूरे फिरोजाबाद के लोगों में था। तो बेसिकली इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी एंड इल एजुकेशन, के लोगों के पास ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती थी कि दे नेवर बिलीव्ड दैट समथिंग गुड कैन हैपन विद देम। Another woman told the author that despite the hard work, they never had a full meal in their whole life. एक वो ये भी बताती हैं कि मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करी लेकिन आज तक मुझे कभी भी पूरा खाना नहीं मिला। The author could see bangles everywhere. She saw boys and girls in the dingy pieces of colored cells or colored glass. वो यहाँ पर वो कहती है कि this she saw boys and girls wielding pieces of wielding है वो welding sorry। अब वो बताती हैं कि जब वो देखती थी तो छोटे छोटे बच्चों को, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, सब अप्रोक्सीमेटली बेटा 20,000 चिल्ड्रन वर एंगेज्ड इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। वो बताती है कि मैं छोटे बच्चों को देखती थी किस तरीके से वो अंधेरे में बैठ के ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं। देयर आईज वुड गेट यूज टू द डार्कनेस एंड दे ऑफन लूज देयर आई साइट बिफोर दे वर एडल्ट्स। अब होता क्या था बच्चे, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी आंखें जाती कैसे थी। देखो घर में क्या करते थे ये लोग, या बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, आप फैक्ट्रीज में चले जाओ या घर पे ये काम करो, पूरे पूरे दिन यू हैव टू सिट इन अटर मोस्ट डार्कनेस, बहुत अंधेरे में आपको काम करना है। आपके सामने भट्टी जल रही होगी बस, तो भट्टी की रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही है, आसपास से कोई भी रोशनी आपकी आईज में नहीं पड़ सकती। उसके बाद आपको अपनी बैंगल्स बनानी है बड़े ध्यान से, यू हैव टू मेक योर बैंगल्स, यू हैव टू क्यूरेट देम, यू हैव टू क्रिएट देम। बैंगल्स बन गई, उतने में शाम हो गई, शाम को वैसे अंधेरा हो गया, आप बाहर निकलोगे अंधेरे में आपकी आईज एडजस्ट हो गई। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपकी आंखें जो है दे आर गोइंग टू एडजस्ट टू द डार्क एंड सून यू आर गोइंग टू लूज योर आई साइट। और वही इन बच्चों के साथ होता था। एट होम फैमिलीज वर्कड ऑल डे इन हॉट फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, और बड़े बड़े तेज टेम्परेचर्स के अंदर, डिंजी सेल्स के अंदर, मतलब छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर ये लोग काम किया करते थे, जिसकी वजह से दे हैड बैक ब्रेकिंग प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बैक ब्रेकिंग पॉस्चर्स। इनके जो पॉस्चर्स होते थे, बच्चे जिस पोजीशन में ये लोग बैठकर काम करते थे वो भी बहुत ज़्यादा बैक ब्रेकिंग होते थे। Many children became blind after they reached adulthood. Generation after generation, the families of bangle makers have engaged in making bangles. एक के बाद एक जनरेशन आती गई और बैंगल मेकिंग में ही लगती गई। Nobody ever thought of changing their life. उनमें से किसी ने भी अपनी जिंदगी चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। They never thought of changing themselves. So they had live in poverty, they work hard in poverty, and then they die in poverty. यही इनकी जिंदगी रह गई थी। अब यहाँ पर वो कहती है कि कुछ भी समय से जो है चेंज नहीं हुआ है। जब अनीस जंग ने उनसे पूछा कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव में अरेंज क्यों नहीं करते, तो इसे यहाँ प्रॉब्लम इज लैक ऑफ लीडरशिप। उनका मानना ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया में कोई लीडरशिप नहीं है। बेसिकली कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक्चुअली इस चीज़ को अंडरटेक करे कि इधर सिचुएशन में चेंज आना चाहिए, लोगों की कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। यहाँ पर लोग ही नहीं है ऐसे जो इस चीज़ को माने कि थिंग्स हैव टू चेंज।
तो अब यहाँ पर वो यही बताती है कि इट इज़ द लैक ऑफ लीडरशिप। और जब लोगों से पूछा गया कि आप क्यों नहीं करते, आप अपने आप को कोऑपरेटिव्स में अरेंज क्यों नहीं करते, आप कोशिश क्यों नहीं करते अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की, व्हाई डोंट यू ट्राई टू कम आउट फ्रॉम सच अ सिचुएशन, तो लोग बताते हैं कि दे फाइंड देमसेल्व्स इन द क्लचेस ऑफ मिडिल मैन एंड मनी लेंडर्स। अब आप ये मान लो कि इन लोगों को आप कह सकते हो कि बैंगल मेकर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बैंगल मेकर है, यहाँ पर बच्चे आता है मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन, और इधर आते हैं बच्चे आप लोगों का रिटेल। तो बेसिकली होता क्या था, ये बैंगल मेकर जो थे ना, ये सस्ते के अंदर, लो कॉस्ट के अंदर अपनी बैंगल मेकिंग जो बैंगल्स होती है वो मिडिल मैन को बेच दिया करते थे। और मिडिल मैन क्या करता था, ऐसे हाई कॉस्ट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट रख के रिटेलर को बेच दिया करता था। तो फायदे में कौन है, मिडिल मैन है। कैसे, क्योंकि इनसे सस्ते में ले लिया और इनको महंगे में बेच दिया, जिसकी वजह से इन लोगों के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचता था कि ये लोग रॉ मटेरियल खरीद सके, बैंगल बना सके, रॉ मटेरियल खरीद सके, बैंगल बना सके, मतलब कोई प्रॉफिट मार्जिन ये गरीब लोगों का नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एवरीबडी ऑलवेज यूज्ड टू फील बैड, दे यूज्ड टू क्राई। तो उनसे पूछा भी गया कि आप अपने आप को एक ऑर्गेनाइज में, मतलब एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, तो तब वो लोग बताते हैं कि देखिए यहाँ पर ना पुलिस भी मिली हुई है, तो अगर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं या इनके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो पुलिस हमें मारती है, ठीक है, वो हम लोगों को जेल में डाल देती है, एंड दे आर गोइंग टू पनिश अस। तो यहाँ पर पुलिस जो है बच्चे, वो भी यहाँ पर करप्ट है, वो कहती है सब कुछ सब लोगों की मिली भगत है, दे आर नेवर गोइंग टू अलाउ अस टू कम आउट फ्रॉम दिस विशियस सर्कल। तो से दे इफ दे ट्राई टू गेट आउट ऑफ द विशियस सर्कल, वो कहती है अगर हम इस कॉन्टिन्यूअस बैड सर्कल से बाहर आने की कोशिश भी करेंगे ना, तो हम लोग ही होंगे जो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बिकॉज हम लोगों को कहीं से छोड़ा ही नहीं जा रहे थे, बीट अस एंड देन दे पुट देम इन अ जेल। तो ही सेज इट इज इजी फॉर अ नॉट इजी फॉर अ बैंगल मेकर टू डू समथिंग डिफरेंट। इसे आपको क्या लगता है, हमने कोशिश नहीं करी, हम लोगों ने कोशिश करी है, बट इट इज द लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड बेसिकली वो यही कहते हैं कि हम ना यहाँ पर जो चीज़ बच्चे फेस कर रहे हैं, उसके लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं, ही सेज वो लोग यहाँ पर डुअल विक्टिमाइजेशन फेस कर रहे हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल विक्टिमाइजेशन, बच्चे वो यहाँ पर दो चीज़ों के शिकार है। पहली बात तो यहाँ पर वो पॉवर्टी के शिकार है, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर वो पॉवर्टी के शिकार है, यानी उनके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है भैया, एक सोशल कंस्ट्रेंट है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रेंट होने का मतलब ये है कि उनके ज़िंदगी में जो गरीबी है, उस गरीबी की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, दे आर हैविंग दिस सोशल कंस्ट्रेंट कि देयर लाइफ इज़ नॉट गुड, दे डू नॉट नो व्हाट दे हैव टू डू, पैसा नहीं है जेबों में, कुछ काम नहीं हो सकता। और दूसरा है बच्चे, आप कह सकते हो कि सबमिसिवनेस, दूसरी है इन लोगों में सबमिसिवनेस, कि ये लोग सामने वाले के आगे बहुत ज़्यादा जल्दी हार मान लेते हैं, जो इनकी ज़िंदगी का इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, कि ये जो मिडिल मैन, साहूकार्स, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, तो जितने भी ये लोग जो हैं, ये लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो बेचारे एक तो वैसे ही गरीब, और दूसरे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है बाय द मिडिल मैन, साहूकार्स एंड पॉलिटिशियंस, जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। ये जो कास्ट ऑफ स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि भैया तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, वो हमेशा इनके साथ चलता है। लेकिन वो बताते हैं इनकी फैमिली में एक ऐसा बच्चा है, या इनके पूरे गांव में एक अकेला ऐसा बच्चा है, हु हैज़ डेयर्ड टू थिंक, ठीक है, ही हैज़ डेयर्ड टू ड्रीम। वो कहते हैं इसने कोशिश करी है सपने देखने की, इसने कुछ करने की कोशिश करी है, बिकॉज ये बच्चा मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही वॉन्ट्स टू लर्न एट दिस वर्क at the garage, even if that was away from home. He says I'm okay, I'll travel to it, because he wants to become his own master. तो एटलीस्ट इसके मन में एक इच्छा तो है, लेकिन ये इच्छा जो है ना बच्चे, ये भी एक मिराज जैसी है। बिकॉज आपको क्या लगता है कि और लोगों ने ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा, लेकिन दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी अचीव बाय देम, ठीक है। तो आई होप बच्चे दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली clear to you. Now we do have the message here. तो बच्चे जो लेसन था लॉ स्प्रिंग, ये दो स्टोरीज बताता है ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जब बच्चों के बचपन छिन गए। तो कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस आर डिफरेंट, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सेम है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। Thousands of sahibs and mukeshs are condemned to live a life of misery and exploitation. Grinding poverty and traditions compel children to work in the most inhuman and hostile conditions. अब वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे साहिब और मुकेश हैं जो ऐसी खराब जिंदगी, एक्सप्लॉयटेशन की जिंदगी जीते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से, ट्रेडिशंस होने की वजह से, दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन सच कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको भी प्रेजेंट में बताऊँ तो बच्चे पटाखे बनाने की इंडस्ट्री में देर आर वेरियस चिल्ड्रन हु आर एम्प्लॉयड, जिन्हें अंधेरे में बैठकर पटाखों में बारूद डालना होता है, और गलती से भी अगर वो कुछ
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से रिएक्ट कर जाएगा तो वो बम फट जाएगा वहाँ पर और वो मर जाएंगे बच्चे, उनको चोट लग जाएगी। ठीक है, जहाँ पर उन्हें इनह्यूमन काफ़ी क्रूअल कंडीशंस के अंदर और अजीब कंडीशंस के अंदर काम करना पड़ता है। तो ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि यही प्रॉब्लम है उन अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन की, जिनको हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहिए। बिकॉज यही हमारे कल का फ्यूचर अगर इस तरीके से बचपन से ही काम करेगा, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लग जाएगा, जो कि गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक एज होती है। उसे एजुकेशन की जगह अगर काम करना पड़ रहा है तो बेटा वो एब्सोल्युटली गलत है। अब जैसे यहाँ पर आप पहला सवाल देखिए, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। तो बच्चे साहिब जो है वो गोल्ड को ढूंढ रहा है गार्बेज में। तो बेसिकली गोल्ड हेयर मीन्स बच्चे समथिंग प्रीशियस, वो कुछ प्रीशियस ढूंढ रहा है अपने लिए गार्बेज के अंदर। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, दैट इज इन सीमापुरी। Sahib has come from Bangladesh. He comes with his mother in 1971. His house was set amidst the green fields of Dhaka. Now the storms had swept away his home and field, so they left the country and came here and settled in Simapuri. और कहाँ आकर सेटल हो गए? And settled in Simapuri, Delhi. ठीक है, समझ में आया? इस साहब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल? तो नहीं बच्चा, देखो जब भी आप आंसर नो से शुरू करते हो ना, तो आई विल नेवर सजेस्ट यू गाइस टू स्टार्ट द आंसर विद नो। सबसे पहले आप एक्सप्लेन योर पॉइंट, सबसे पहले आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए और लास्ट में कंक्लूड कीजिए एज यस और नो। कंक्लूड एज यस और नो लास्ट में करना चाहिए। तो नहीं बच्चे, साहिब बिल्कुल भी खुश नहीं है टी स्टॉल पे काम करके, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अपना खुद का काम खुद से नहीं कर सकता। ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। जो स्टील कैनिस्टर है वो उसे बहुत हैवी लगता है, इवन फ्रॉम द प्लास्टिक बैग जो वो कैरी करता था। अब यहाँ पर बच्चे ये जो हैवी है, ये हैवी एक्चुअली में तो था ही, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये हैवी हो गया है कि अब उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनका उसे दिमाग में रखना पड़ेगा। The bag was his, but the canister is not. The canister belongs to the man who owns the tea shop, and therefore he has to work as a servant. ठीक है, he had to work as a servant. उसको एक servant के तौर पर काम करना है and obey his orders. और उसको मानने पड़ेंगे उसके orders, जो भी उसने बोला है मास्टर ने वो सुनना पड़ेगा. You cannot just deny that. ओके बहुत ज़रूरी सवाल. हाउ डज द ऑथर फोकस ऑन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ऑफ चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. तो बच्चे ऑथर नोटिस करती है कि बहुत सारे यंग बच्चे जो है वो रैक पिकिंग के काम में लगे हुए हैं और उन्होंने फुटवेयर नहीं पहने हैं, और इतनी गर्मी के अंदर, चिलचिलाती गर्मी में दिल्ली की, वो लोग नंगे पैर घूमते हैं. सम ऑफ देम डू नॉट हैव चप्पल्स, अदर्स डू नॉट वांट टू वियर शूज. कई कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एंड द ऑथर इट ऑल्सो सीम्स इट इज़ द लैक ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज. ठीक है, इट इज़ देयर पॉवर्टी दैट फोर्सेज देम टू वर्क विदाउट फुटवेयर एंड नॉट ट्रेडिशन. ठीक है, और वो ट्रेडिशन नहीं है जिसकी वजह से वो लोग बेयरफुट घूमते हैं. यहाँ पर बच्चे ट्रेडिशन इज जस्ट एन एक्सक्यूज. ट्रेडिशन इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर एम्बैरसमेंट. तो ये बस अपने आप को उस एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए ही किया गया है. ठीक है, कि वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है. एक्सप्लेन फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मेंट टू द पेरेंट्स. तो बच्चे द स्मॉल चिल्ड्रन स्क्राउंज द हीप ऑफ गार्बेज, यानी बेसिकली दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, नोट और वैल्यूएबल थिंग इन इट. Sometime they find a rupee or even a 10 rupee note, जो उन्हें होप देता है कि आप इसमें और ढूंढ सकते हो. They search for it excitedly. For children, the garbage is wrapped in wonder, but for elders, it is just a means of survival. After selling it, they'll get money. This garbage has two different meanings for different people. Okay, now, okay, बहुत अच्छा सवाल. Why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? Author क्यों कहते हैं कि जो bangle makers हैं वो एक vicious web में फंसे हुए हैं? तो बच्चे ऑथर कहते हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो एक विशियस वेब में फंसे हुए हैं, क्योंकि पहले तो पॉवर्टी सफ़र करते हैं, फिर इनडिफरेंस, बेसिकली नोबडी पेज अटेंशन टू देयर कंडीशन, एंड देन टू ग्रीड. ठीक है, उसके बाद वो सामने वाला जो लालच है लोगों के मन में वो इन्हें कंट्रोल करता है, वो अपने हिसाब से इनको चलाते हैं, एंड फाइनली उनको मिलता है इनजस्टिस, बिकॉज एट द एंड सब लोग अपना फ़ायदा कर जाते हैं और इनको यहाँ पर छोड़ जाते हैं.
माइंड नंबिंग टॉयल्स, ठीक है, मेहनत, दिमाग ठंडा कर देने वाला हार्डवर्क ये लोग जो करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इट किल्स देयर इनिशिएटिव्स, उसके बाद इनमें हिम्मत ही नहीं रहती कि वो लोग अपने लिए कुछ करें. They cannot organize themselves in cooperatives because they have fallen into the vicious circle of sahukars, middlemen and police. So they get condemned to poverty and perpetual exploitation. देखा जाए एक तरीके से तो इन लोगों को एक श्राप सही मिल गया है कि वो लोग अपने आप को इस कंडीशन से बाहर नहीं निकाल सकते and they fear punishment. और वो लोग डरते हैं कि अगर they are going to dare something तो they are going to face the punishment of the higher authorities and that is why they do not do anything. Who is Mukesh and what is his dream? तो बच्चे मुकेश एक चाइल्ड लेबर है and he works in the glass factory of Firozabad belonging to the family of bangle makers. He shows no fascination towards bangle making and insists on being his own master. वो खुद चाहता है कि वो खुद का मास्टर बने. He dreams of becoming a motor mechanic. Now the only reason why he wanted to become a motor mechanic was because he had seen some vehicles passing from the area of Firozabad that was not very common previously. उसको लोग इतने आते जाते दिखते नहीं थे फिरोजाबाद में, लेकिन उसने देखे गाड़ियां तो उसके दिमाग में एक मोटर मैकेनिक बनने का ख्याल आया. अनीस जंग उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम एक पायलट बनना चाहोगे, तो वो कहता है कि मैं पायलट नहीं बनना चाहूँगा बिकॉज आज से पहले मैंने कभी प्लेन देखा ही नहीं, तो मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ. तो बेसिकली देखा जाए तो मुकेश ने भी सिर्फ चीज़ों को वहाँ तक सोचा जहाँ तक उसके हाथ में था, जहाँ तक चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर सकता था. जहाँ पर वो चीज़ें बच्चे उसके एक्सपीरियंस से भी बाहर हो गई. नेक्स्ट सेकेंड. जहाँ पर वो चीज़ें उसके एक्सपीरियंस से भी बाहर हो गई. ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड येस आई हैव सिवियर कोल्ड एंड अ वेरी बैड थ्रोट इन्फेक्शन, तो इसीलिए इन बिटवीन आई नीड टू हैव वाटर वरना मेरा गला चोक हो जाता है. तो बेसिकली he desires to go to a garage for the required training of his job. तो बेसिकली he is ready to be the risk taker, ठीक है, he is a daring one, वो डेयर करने को तैयार है, ठीक है, he is ready to take the risk, but he is not a kind of a person who is going to go and think beyond his expectations. उसने से वहाँ तक सोचा. आप ये देख सकते हो कि उसके जो ambitions हैं बच्चे वो भी लिमिटेड हैं, ठीक है, हिज एम्बिशंस आर लिमिटेड. उसके एम्बिशंस जो है वो भी सिर्फ वहीं तक ही सीमित है जहाँ तक उसकी सोच जा सकती है, ठीक है. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन बच्चे. हियर इज द वन. मेंशन द 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बैंगल सेलर्स. तो बच्चे बैंगल सेलर्स जो है वो ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं. पहली बात, जहाँ पर टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं, कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती. इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, तो बेसिकली नो प्रॉपर वेंटिलेशन. दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हजार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आई साइट एज दे वर्क इन एबिस्मल कंडीशंस, मतलब बहुत बुरी कंडीशंस इन डार्क एंड डिंजी सेल्स. They were also caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they were born. एक तो बेचारे गरीब, ऊपर से उनका कास्ट का स्टिग्मा कि भैया आप बिल्कुल लोअर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो. और साथ ही साथ दे वर ऑल्सो कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन एंड पुलिसमैन. और आप यहाँ पर ये भी बताओगे कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 चिल्ड्रन, ठीक है, वर एम्प्लॉयड. 20,000 बच्चे जो थे बच्चे उन्हें एम्प्लॉय किया गया था इन बैंगल इंडस्ट्री, ठीक है. आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. और इसी के साथ बच्चे आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पर आकर हो जाता है खत्म. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड द प्रीवियस वन. आप लोगों को बच्चों कोई भी डाउट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और इसी के साथ बच्चे हमारा आज का लेक्चर हो जाता है यहीं पे खत्म. मैंने निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में. एंड प्रॉबेबली बच्चे सिंस आई नीड टू फिनिश द रिविजन फास्ट तो देयर आर चांसेस, जस्ट अ सेकंड, आएगा नहीं अब. Yeah, so there are chances that you will be getting more number of lectures in a very frequent manner. तो आप लोग उन lectures को देखिए, समझिए, और आप में कोई भी doubts हैं तो आप doubts ज़रूर बताइए. And yes, do tell me that how did you like the lecture? lecture कैसा लगा वो भी मेरे को ज़रूर बताना. इसी के साथ बच्चों मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन.